प्यारे बच्चों, आज मैं आपको किरचॉफ का नियम व वैद्युत परिपथ के बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है बेटा वैद्युत सेल। वैद्युत सेल का नाम तो आपने सुना होगा। एक ऐसी व्यवस्था जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, और ये जिस परिपथ में अटैच इसको किया जाए, लगाया जाए, उस परिपथ में आवेशों का प्रवाह लगातार बना रहे, सतत रूप से होता रहे। इसे बेटा कहते हैं हम क्या चीज? वैद्युत सेल। हाँ बेटा, अगला टॉपिक हमारा है सेल का विद्युत वाहक बल। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होती है बेटा, या कार्य करना होता है, उसे हम कहते हैं उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं बेटा। आप जानते हैं E बराबर होता है बेटा W/Q। W हमारा किया गया कार्य है और Q हमारा आवेश है बेटा। तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा। E हमारा विद्युत वाहक बल है बेटा, जहां E सेल का विद्युत वाहक बल है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर होगी। अगला टॉपिक बेटा हमारा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है बेटा, सेल की दोनों प्लेटों के बीच, सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा जो अवरोध बेटा उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। घोल जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, उसमें जो घोल होता है, वैद्युत अपघट्य जो होता है, वो जो अवरोध पैदा करता है, उसी को बेटा हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है बेटा। स्मॉल आर हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। ये आर जो होता है हमेशा स्मॉल डी के प्रोपोर्शनल, मतलब हुआ किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के अनुलोमानुपाती होता है बेटा। नंबर 2, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध घोल में डूबे क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी घोल में जितना क्षेत्र प्लेट डूबी होगी उस आधार पर। नंबर 3, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है, मतलब जो द्रव भरा गया है, वैद्युत अपघट्य भरा गया है, वो कंसंट्रेट है कि डाइल्यूट है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगी बेटा। नंबर 4, किसी सेल की जो आंतरिक प्रतिरोध है बेटा, वह वैद्युत अपघट्य तथा प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। वैद्युत अपघट्य की प्रकृति क्या है, प्लेट जिस पदार्थ से बनी है उसकी प्रकृति क्या है, ये इन कारकों पर निर्भर करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बेटा है, आगे के लिए भी है और वर्तमान के लिए भी है बेटा। मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसका सूत्र जो हमारा है V/E-IR। इसके अगला टॉपिक बेटा है किरचॉफ का नियम। इसको दो नियम होते हैं। पहला नियम संधि नियम कह सकते हैं, इसको बेटा कहते हैं किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो योग होगा बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा I बराबर जो होता है बेटा 0 होता है। अगर ये जंक्शन ले ले बेटा, यहाँ पे बहुत सी धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं, तो नियम इसका ये बेटा है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती है बेटा। अगर ध्यान देखें, हमने कुछ धाराएं ली हैं, तो संधि की ओर I1 जा रही है, तो इस पर I1 जो होगा प्लस का होगा बेटा। इसके बाद I2 बाहर जा रही है, तो ये धारा नेगेटिव होगी। फिर I3 बाहर जा रही है, ये भी नेगेटिव होगी बेटा। फिर जंक्शन की ओर आ रही है, ये I4 होगा बेटा। फिर बाहर जा रही है, फिर I5 होगा। इस तरह देखा, इनका योग बराबर 0 होना चाहिए। इसका मतलब प्लस वाले एक तरफ ले लीजिए बेटा और माइनस वाले एक तरफ ले लीजिए। ये I4 हो जाएगा और ये हो जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I4। ये हमको रिजल्ट मिल जाएगा बेटा। ये जो नियम है आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है बेटा। यह नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे धारा का नियम भी कहते हैं। यह धारा नियम भी कहते हैं।
मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आई हुई बेटा। अगला नियम बेटा है पाश का नियम। इसके अनुसार किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है बेटा। तो सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा आई। इसके लिए जो डायग्राम में दिया गया है पास के नियम में, हमने यहाँ पे दो पास है देख रहे हैं, एक पहला पास दूसरा पास। इस नियम से अगर पहले पास की बात करें, प्रथम पास में इसमें अगर देखें ध्यान से I1 इंटू R1 और ये जब ऐसे घूम के आएगा धारा अपोजिट हो जाएगी बेटा, तो माइनस I2 इंटू R2 इस वाले में फिर कोई धारा और नहीं है, प्रतिरोध और नहीं है, तो विद्युत वाहक बल हमारा E1 है और दूसरे वाले का अपोजिट है तो माइनस E2। ये हमारा बन जाएगा बेटा पहला पास जो तुम्हारा है, उसका जो समीकरण या संबंध बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये समीकरण नंबर 1 बन गया बेटा। दूसरे पास में इसमें क्या होगा बेटा, आप खुद देख लीजिए। I2 इंटू R2 और धारा का दिशा कंटिन्यू है तो प्लस हो जाएगा, और धारा यहाँ हो गई बेटा I1 प्लस I2 इंटू R3, और इसका कोई और नहीं है। अब प्रतिरोध हमारा लगा है बेटा, EMF बैटरी लगी है हमारी E2। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2 बेटा। यहाँ तक मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं है। यह जो नियम बेटा है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है तथा यह किरचॉफ का वोल्टता नियम कहलाता है। इसे किरचॉफ का वोल्टता का नियम भी कहते हैं बेटा। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को अभिव्यक्त करता है। मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी, सब समझ में आ गया होगा बेटा अच्छी तरह से। ओके बेटा, धन्यवाद।